नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। लगभग 111 की संख्या में एमसीक्यूज होंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये नंबर भी आपको लिखे हुए होंगे, यानी क्वेश्चंस 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, तो आप गिन भी सकते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बीच बीच में डिस्क्रिप्शन भी देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आधुनिक विश्व का इतिहास आपको पढ़ना होता है। बेसिकली इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास बीए 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। जब आप मध्यकालीन इतिहास आपका सब्जेक्ट होता है तो उसी के इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसी के इकाई संख्या 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, 1453 से लेकर के 1800 कुछ तक आपको पढ़ना होता है। तो ये विश्व का इतिहास, जो आधुनिक विश्व का इतिहास है, बेसिकली पुनर्जागरण के आगमन के बाद से उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो एक एक प्रश्नों को बारीकी के साथ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आप बिल्कुल घबराएं ना। पहला क्वेश्चन, पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण व महान साहित्यकार निम्न में से कौन सा था? उसका क्या नाम था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन से ये। पुनर्जागरण युग का इटली का जो पहला असाधारण व महान साहित्यकार था वो था पैटार्क। ठीक है, पैटार्क ही प्रथम मानवतावादी विद्वान भी माना जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण व महान साहित्यकार कौन था? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका पैटार्क, बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड ने विश्व को कौन सा अमर नाटककार दिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। शेक्सपियर जो हैं ये इंग्लिश विद्वान हैं, इंग्लिश के बड़े जबरदस्त जानकार हैं। शेक्सपियर के कई सारे ग्रंथ हैं, ठीक है, अंग्रेजी के। टॉमस मूर एक प्रकार से एक बड़े फेमस विद्वान ये भी हैं। इनकी रचना अंग्रेजी में, मतलब यहाँ पर पूछा जाता है यूटोपिया। यूटोपिया के लेखक कौन है? आपसे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो यूटोपिया के लेखक हैं टॉमस मूर, ये बात ध्यान रखेंगे। और पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड ने विश्व को कौन सा अमर नाटककार दिया? तो है शेक्सपियर। महान नाटककारों की श्रेणी में इनका नाम आता है और बहुत ही विद्वान आदमी था शेक्सपियर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में अगर देखें तो उसका बड़ा योगदान रहा। पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में से किन में से किसने योगदान दिया? निम्न में से किसने योगदान दिया, बताएं। पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में निम्न में से किसने योगदान दिया? केपलर, कोपरनिकस या हार्वे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वैज्ञानिक प्रगति की अगर बात की जाए तो पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में तो देखिए कोपरनिकस का भी बड़ा योगदान है और केपलर का भी योगदान है और हार्वे का भी योगदान रहा है। इन सभी विद्वानों का योगदान रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से जागरण या पुनर्जन्म, साहित्यिक प्रगति, शैक्षणिक प्रगति या वैज्ञानिक प्रगति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन चौथे का बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन। फिर से जागरण या पुनर्जन्म को ही पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं, कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? पूंजीवाद का उदय, सामंतवाद का पतन, नगरों की स्थापना या फिर व्यापार का उदय? इन तीनों में से, चारों में से पुनर्जागरण का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? किस कारण से पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव हुआ? तो कारण है सामंतवाद का पतन हो रहा था। सामंतवाद के पतन से आप देख रहे हैं कि पुनर्जागरण का प्रमुख कारण सामंतवाद के पतन की वजह से माना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर क्वेश्चन है। सामंतवाद का पतन होता है, पूंजीवाद का उदय होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न में से किस देश में दिखाई पड़ी? सबसे पहले फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या स्पेन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की जो झलक दिखाई पड़ी है वो इटली से शुरू हुआ है पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द होता है रेनेसा। इसको रेनेसेंस लिखा होता है, आप देखेंगे रेनेसेंस लिखा है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? रेनेसा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो रेनेसा शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? रूसी, फ्रांसी या जापानी? बताएं। तो रेनेसा शब्द की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी शब्द है रेनेसा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया जो कि रिपीटेड क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बिल्कुल भटके ना, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। पेंडुलम के नियम की खोज किसने करी थी? बताएं।
पेंडुलम के नियम की खोज किसने करी थी? न्यूटन, गैलीलियो, मेंडल या रॉबर्ट हुक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेंडुलम के नियम की खोज किसने करी थी भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने करी थी 16वीं शताब्दी के अंत में। पेंडुलम की गति का जो है गणितीय वर्णन करता है, तो पेंडुलम किसने दिया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका? दूरबीन का आविष्कार। अगर पूछे तो भी प्रश्न आपसे यही लगाएंगे, दूरबीन का, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन ने गति विषयक नियम न्यूटन वगैरह ने दिया। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप इन प्रश्नों को। आगे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चले 9वां नंबर प्रश्न है, पेटार्क बोकासियो क्या था? बताएं, पेटार्क बोकासियो क्या था? फटाफट से आप बताएंगे। पेटार्क बोकासियो क्या था, मतलब कि ये बोकासियो क्या था? तो एक शिष्य था ये, ठीक है, सी ऑप्शन। डीके मेरन नामक पुस्तक के रचयिता, डीके मेरन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है भैया? बिल्कुल बोकासियो की पुस्तक है, ठीक है, बोकासियो की पुस्तक है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कुतुब नुमा का आविष्कार किसने किया था? ड्रेक, मार्को पोलो, कोलंबस या वास्को डी गामा? बहुत ही फेमस प्रश्न है। कुतुब नुमा जो होता है ये दिशा सूचक एक यंत्र होता है जो कि दिशा को बताता है, ठीक है। तो जो जहाजी यात्री होते थे पानी के जहाज वाले, वो इसको लेकर के आगे बढ़ते थे। कुतुब नुमा यंत्र का आविष्कार किसने किया? बताएं, कुतुब नुमा आविष्कार किसने किया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कुतुब नुमा का जो है आविष्कार जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? दिशा सूचक यंत्र है, कंपास भी इसी को कहा जाता है। ध्रुव तारे के जैसा ये दिखता है, ठीक है। अब ये बताएं इसका आविष्कार किसने किया था? मार्को पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्को पोलो। वैसे चीन में भी इसका आविष्कार हुआ था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट परीक्षा में आए हुए हैं। पुनर्जागरण युग इटली का पहला असाधारण व महान साहित्यकार इनमें से कौन सा था? बताएं। तो पुनर्जागरण युग की जो इटली का पहला असाधारण और महान व्यक्तित्व या महान साहित्यकार जो था वो पेटार्क ही था। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन देखा भी था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी कब? तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी 1453 ईस्वी से। इसी वजह से 1453 ईस्वी से हमको इतिहास पढ़ना, चूंकि जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त करी, वहीं से आप देखते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत कहीं ना कहीं पे होना शुरू हो जाती है। तो यहीं से हमको इतिहास पढ़ना होता है ये। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में किसने योगदान दिया है? कॉपरनिकस, केपलर, हार्बिन, सभी ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? बिल्कुल विलियम शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप का कालिदास किसको कहते हैं? शेक्सपियर को कहा जाता है। शेक्सपियर ने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे, जैसे हेमलेट हो गया, ओथलो हो गया, मैकबेथ हो गया। ये सब नाटक किसके हैं? ये सब नाटक हैं भैया किसके? इन्हीं के। क्या नाम है? गैली, मतलब कि क्या नाम है? शेक्सपियर के। मैकबेथ, ओस्लो, ठीक, ओथलो, ये सब नाटक इन्होंने लिखे हैं। और जैसे कालिदास के नाटक तमाम सारे हैं, संस्कृत में जितने फेमस नाटककार रहे कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऐसे तमाम ग्रंथ लिखे। ऐसे ही शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के महान साहित्यकार नाटककार रहे हैं, जैसे आदि कवि कालिदास जी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो का जन्म इटली में किस वर्ष हुआ था? गैलीलियो का जन्म इटली में किस वर्ष हुआ था भाई? बिल्कुल राइट आंसर आपका है 1564 ईस्वी, 15 फरवरी को हुआ था, 1564 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? पीसा में हुआ था। फ्लोरेंस के डची हिस्सा जो डच में पड़ता था वहीं पर हुआ था, ठीक है। और विंसेंजो गैलीलियो एक प्रमुख जो है संगीतकार, साहित्य मतलब संगीत सिद्धांतकार, तमाम प्रकार के विद्वान थे ये गैलीलियो जो हैं। ये एक संगीतज्ञ भी रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1564 इसका राइट आंसर होगा, 15 फरवरी। मानवता, यहाँ पर ती गलत कर, मानवता का पिता पेटार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनरुत्थान या पुनर्जन्म? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पुनर्जागरण का प्रमुख कारण है सामंतवाद का पतन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप जान रहे हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है,
हमारे साथ क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 9161 93 60 62 पर आप एसएमएस करें। सभी सब्जेक्ट के क्लास, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके आप भेज दीजिएगा। जो भी एक प्रकार से आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में आपकी करवाई जा रही है। तो फीस आपकी कितनी रखी गई है भैया? फीस आपकी रखी गई मात्र 100 रुपये। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सभी के पीडीएफ नोट्स आपके जैसे एमसीक्यूज टाइप के जो पीडीएफ हैं वो भी मिल जाएंगे। और जो आपके लिखित होंगे, ये लिखित पेपर में जैसे कि आपका आती लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस, उनकी भी पीडीएफ आपकी मिल जाएगी। यानी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपका केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक माइनर होगा, एक को करिकुलर होगा। तो इन सभी की तैयारी हो जाए। को करिकुलर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना होगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। तो जो भी आपका होगा को करिकुलर में, सारे को करिकुलर में पढ़ाते हो, तो आप जो भी सब्जेक्ट बताएंगे उसका व्यवस्था की जाएगी। तो आप इस पर एसएमएस करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, ठीक है, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर नेम, और तुरंत आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो होगी पेमेंट करवा देनी होगी। किसी दूसरे से भी, या अपना खुद चलाते तो खुद करिए, नहीं दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। और तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए पूरी व्यवस्था करी जाएगी। आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी ग्रुप में, और उसकी पीडीएफ भी क्लास के बाद में मिलती रहेगी। तो जितने भी लोग हमारे से जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आपका इंतजार है, अगले आप होंगे। और अब की बार जितने बच्चों का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। लगभग 80% तक नंबर एक प्रकार से बच्चों ने लाए हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है उसमें नंबर लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आप जो सही करोगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। इसमें आपका कोई नंबर काट नहीं सकता। लिखित परीक्षा में क्या होगा कि आपका नंबर कटने के चांस भी होते हैं। आप कितना भी अच्छा लिख लो, लेकिन नंबर आपका एक बंधे हुए दायरे में ही मिलता है। यानी 70 से ऊपर आप नहीं जाएंगे कभी भी, ठीक है। 65 70 इससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकते, कितना भी अच्छा लिखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप 90 तक जा सकते हैं, आप 100 में 100 मार सकते हैं। यानी आपके पास ये छूट होती है। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में ज़्यादा मेहनत करके आप नंबर अपना बढ़ा लें, ताकि आपको आगे चल करके कोई चीज़, आप अगर आगे जहाँ पर फैक्टर्स आएगा तो जीवन भर के लिए आपका ये हो जाएगा। और केवल 100 रुपये फीस में अगर व्यवस्था की जा रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 100 रुपये आपके लिए। आप अगर एक बार मार्केट निकलेंगे तो 100 रुपये यूँ के उड़ जाएंगे। तो इसको लेकर के सोचे ना, कहीं से भी इधर उधर से व्यवस्था करके आप 100 रुपये में ज्वाइन हो जाएं। और ये एक प्रकार से इतनी जो है कम प्राइस है, इसमें आपको तीनों चारों सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। आप एक सब्जेक्ट का मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, किताब कापी, तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट जुड़े। वैसे सबको जुड़ना चाहिए, जो भी हमको देख रहे हो, अगर कुछ मानते हो, कुछ समझते हो, तो आप ज़रूर जुड़े। क्योंकि आपके जुड़ने से क्या होगा कि आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ में आप बहुत ही एक प्रकार से एक मैच्योरिटी लेवल आपका सामने आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर होंगे। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। उसके पीडीएफ नोट्स से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेटर अंदाज में चीज़ समझ में आएंगी। चले आगे बढ़ते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, और तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन से भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम पुनर्जागरण की झलक किस देश में दिखाई पड़ती है? तो इटली में दिखाई पड़ती है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, दी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, बताएं। दी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिलस ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एंड्रेस बेसिलस की पुस्तक है ये। एंड्रेस बेसिलस, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज ऑफ फॉली, द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक, बिल्कुल राइट आंसर आपका इरेस्मस। किसने लिखा भैया? इरास्मस ने लिखा है। डेसिएरियस इरास्मस की पुस्तक है। 1509 में एक प्रकार से इसका प्रकाशन हुआ, और लैटिन भाषा में पुस्तक लिखी गई थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1509 ईस्वी में लिखी गई थी ये, और प्रकाशित हुई 1511 में, 2 साल के बाद में, ठीक है। यह पुस्तक कई भाषाओं में, जैसे फ्रेंच में, जर्मन में, चेक भाषा में, अंग्रेजी में बाद में अनुवाद भी किया गया इसका। यह निबंध जो है पश्चिमी चर्च और समाज की बुराइयों पर एक व्यंग्यात्मक एक टिप्पणी के रूप में सामने आता है। द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। किसने लिखा? इरेस्मस नाम के विद्वान ने लिखा है। 1509 ईस्वी में लिखा गया है। किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में लिखा गया है। प्रकाशित कब हुआ भैया? तो प्रकाशित हुआ है ये 2 साल के बाद में, 2 वर्ष के पश्चात 1511 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न भैया, धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक व सफल बनाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है?
तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने का श्रेय जो जाता है वो मार्टिन लूथर साहब को जाता है। मार्टिन लूथर बड़े विद्वान आदमी थे। जन्म 1483 में होता है, मृत्यु 1546 में। बड़े विद्वान आदमी है जो है मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर के बारे में बताएं और जो जानते हो आप। ठीक है, 10 नवंबर की डेट को इनका जन्म होता है 1483 में। मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी को 1546 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका पूरा नाम है। प्रोटेस्टवाद नामक सुधार मतलब कि सुधारात्मक आंदोलन चलाने वाले विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, सुधारवादी नीति एक प्रकार से चलाई गई इनके द्वारा। क्लियर, तो बड़े विद्वान हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, यह कथन किसका है? दी मोनार्किया नामक पुस्तक में लिखी गई है। दी मोनार्किया पुस्तक किसने लिखी है? दी मोनार्किया पुस्तक के लेखक बताएं। दी मोनार्किया पुस्तक के लेखक कौन है? द मोनार्किया पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, मोनार्किया पुस्तक के लेखक कौन है? दांते। बिल्कुल राइट आंसर। 1312 1313 ईस्वी के बीच में लिखा है दांते ने। धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक शक्ति पर लिखी गई पुस्तक है, लैटिन भाषा में लिखी गई है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये दांते की पुस्तक है बेसिकली, मोनार्किया। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है। किसने कहा था? दांते ने कहा था। ठीक है, इनका पूरा नाम है एलिगियरी दांते। इटली में इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 1265 में जन्म हुआ था, 1321 में मृत्यु होती दांते की। ठीक है, दांते बड़े फेमस व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? देखिए, माइकल एंजेलो लास्ट जजमेंट। माइकल एंजेलो की अगर बात की तो लास्ट पुस्तक इसकी, लास्ट जजमेंट पुस्तक किसकी? माइकल एंजेलो की है। ठीक बात है। पेटार्क को मानवतावाद का पिता भी कहा जाता, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, बिल्कुल ठीक बात है। लियोनार्डो दा विंची एक जो है चित्रकारिता है, और मोनालिसा नाम की एक चित्रकार मतलब मोनालिसा जो एक चित्र है उसको लियोनार्डो दा विंची नाम के चित्रकार ने बनाया है। मोनालिसा की एक फोटो होती है, ठीक है, उसको। इसके अलावा मैकियावेली दास कैपिटल पुस्तक के लेखक नहीं है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस। मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। और मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस पुस्तक। वैसे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक को लिखा किसने बेटा? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आप जानते होंगे, वैज्ञानिक समाजवाद के पिता हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के साथ साथ आप बता दूं तो ये एक प्रकार से तो सबसे पहले वैज्ञानिक समाजवाद के पिता हैं। ठीक है, के जनक। दूसरी बात, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। ठीक है, इसके अलावा और बताएं तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। ठीक है, मानव मतलब कि तो इस तरीके से बड़े फेमस हैं ये व्यक्ति कार्ल मार्क्स। और इन्होंने कहा था कि अब तक का जो इतिहास रहा है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो ये कार्ल मार्क्स व्यक्ति है। इसी की पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी चीजें, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से खूब आता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। बिल्कुल राइट आंसर मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत था। मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत था क्या भैया? मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत बताएं। मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, अच्छा, मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत इसमें भी था ईश्वर को ईश्वर ही रहने देना चाहिए। ठीक है, ईश्वर को ईश्वर ही रहने देना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ विश्वास से मुक्ति मिलती है, ये भी सिद्धांत इसका है। ठीक है, तो सही कई सारी चीजें। मार्टिन लूथर की समानता भारत में किससे की गई है? तो मार्टिन लूथर की समानता भारत में की गई है किससे? महात्मा बुद्ध से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हेनरी अस्टम ने धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी किस सन में पारित किया था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1534 में, सी ऑप्शन। हेनरी अस्टम नाम के शासक ने धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो है 1534 में इसको पारित किया था। रानी एलिजाबेथ ने ईसाई धर्म की एकता समाप्त होने पर नए राष्ट्रीय चर्च खास करके एंग्लिकन चर्च की स्थापना किस सन में की थी, बताएं। तो ये जो है रानी एलिजाबेथ ने ईसाई धर्म की एकता समाप्त करने पर नए राष्ट्रीय चर्च जो है जिसको आप एंग्लिकन चर्च कहते हैं, इसकी स्थापना करी थी कब? 1559 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1531 ईस्वी में जेसुइट सोसाइटी की नींव डाली, परंतु पोप के द्वारा उसे मान्यता कब मिली? तो उसको पोप के द्वारा जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 1540 में, ठीक है। 1531 ईस्वी में तो नींव पड़ चुकी थी, लेकिन मान्यता इसको मिलती है पोप के द्वारा 1540 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यूरोप में कैथोलिक चर्च की पुनर्स्थापना को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप में कैथोलिक चर्च की पुनर्स्थापना को प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किस शताब्दी में यूरोपीय राज्यों का उदय हुआ? यूरोपीय राज्यों के उदय की अगर बात की है तो किस शताब्दी में हो भैया? 16वीं शताब्दी में हुआ, ए ऑप्शन। सन 1688 ईस्वी की किस घटना तक इंग्लैंड में दोनों संप्रदाय के मानने वाले लोगों के बीच में संघर्ष होते रहते थे? 1688 ईस्वी में एक प्रकार से गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो वही एक प्रकार से गौरवपूर्ण क्रांति से पहले एक प्रकार से क्या था, दोनों संप्रदाय के मानने वाले के बीच में संघर्ष था और इसी क्रांति के द्वारा संघर्ष समाप्त होता है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो एक प्रकार से यूरोप में आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम था, क्या आंदोलन था भैया? वो आंदोलन था आपका प्रति सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्विन कहाँ के धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे? कैल्विन की अगर बात करें बेटा तो कैल्विन जो थे ये स्विट्जरलैंड के धर्म सुधार के नेता थे, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था एक कृषक परिवार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मार्टिन लूथर ने क्या किया था? जो कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक एक प्रकार से जो धर्म है वो एक प्रकार से जो ईसाई धर्म में अगर बात की तो कैथोलिक मतलब चर्च का बोलबाला था। चर्च के लोग राजा पर पूर्ण अधिकार करके रखते थे, जो मन होता था करते थे। राज्य भी जो है चर्च के अंडर में रहता था। पोप शाही थी, एकदम से तानाशाही चल रही थी। पोप एक भ्रष्ट हो चले थे, ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा था। जो एक प्रकार से एक पोप के लिए जो विशेषताएं होती उन विशेषताओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ था, पूरी राजशाही जो थी वो धर्म पर आधारित हो चुकी थी। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए प्रोटेस्टेंट नीति ला करके मार्टिन लूथर ने क्या किया, बड़ा काम किया और पूरा धर्म सुधार में एक अलग छवि बनाई। और उसने जो है कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां रहीं या ईसाई धर्म की जो प्राचीन मान्यताएं उसमें जो बुराइयां रहीं उन बुराइयों को खत्म किया और एक नए जो है सिद्धांत विचार सामने ला करके रखे लोगों के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 38 नंबर, द प्रिंस निम्न में से किसकी रचना? द प्रिंस पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, ये मैकियावेली की पुस्तक है। मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। प्रश्न खूब परीक्षा में पूछा जाता है, आधुनिक युग के शिशु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का शिशु, आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है और दुनिया का सबसे पहला आधुनिक विद्वान भी यूरोप का माना जाता है यही, ठीक है, मैकियावेली। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ये दोनों सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रणेता रहे हैं, ठीक है। जीन बोंदा की अगर बात की तो बोंदा जो रहे हैं ये संप्रभुता के सिद्धांत को देने वाले हैं, जीन बोंदा, ठीक है। संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी पर अपने विचार दिए हैं इन्होंने। अगला क्वेश्चन, लेवियाथन, लेवियाथन पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखा है भैया? लेवियाथन पुस्तक लिखा है थॉमस हॉब्स ने। किसने लिखी है पुस्तक? थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसी लेवियाथन पुस्तक में उन्होंने एक प्रकार से सामाजिक समझौते के बारे में भी बताया है। सामाजिक समझौता यानी समाज के निर्माण या राज्य के निर्माण से रिलेटेड है। द स्टेट निम्न में से किस विचारक की रचना है? द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टेट पुस्तक लिखा है बोंदा ने। दी स्टेटसमैन पुस्तक लिखा है जो है प्लेटो ने, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, क्लियर। द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है, लेवियाथन हॉब्स की पुस्तक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो द स्टेट पुस्तक किसकी है? बोंदा की है, जीन बोंदा। अंग्रेजी में बोर्डिन लिखा रहता है लेकिन बोंदा पढ़ते हैं उसको। मैकियावेली की कृति द प्रिंस निम्न में से किस वर्ष प्रकाशित हुई, बताएं? द प्रिंस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ?
1532, बिल्कुल राइट आंसर है द प्रिंस। 1532 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, लिखी गई थी पुस्तक 1513 में, लेकिन प्रकाशन हुआ 1532 में। जब इनकी मृत्यु हो गई थी मैकियावेली की, उसके बाद में इसका प्रकाशन हुआ है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। मैकियावेली एक प्रकार से बड़े फेमस विद्वान हैं, और आपको बता दूं कि आधुनिक युग के शिशु भी कहा जाता है इनको। क्लियर। यह पुस्तक जो है लोरेंजो डी मोडेसी को समर्पित यह किताब फ्लोरेंस के वर्तमान शासक मैकियावेली की सलाह से एक प्रकार से लिखी गई, और बड़ी फेमस पुस्तक रही। 1513 में पहली बार लेखन शुरू किया और 1532 में प्रकाशन हुआ इसका। तो 1532 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 1513 प्रकाशित। तो वैसे तो 1513 में लिखना शुरू हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन लगा सकते हैं आप। ठीक है, ए ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि 1513 में इसका लेखन शुरू हुआ पहली बार, या पहली बार एक प्रकार से पहली बार ये पुस्तक जो है शुरू की गई 1513 में। क्योंकि 1532 अगर नहीं मिलेगा तो यही लगाएंगे, और इसे प्रकाशन जो हुआ है लास्ट प्रकाशन वो 1532 में हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर, इंग्लैंड ने एलिजाबेथ की किस नीति को पसंद नहीं किया था? एलिजाबेथ रानी है, तो इंग्लैंड ने एलिजाबेथ की किस नीति को पसंद नहीं किया था? तो धार्मिक नीति जो उनकी थी उसको पसंद नहीं किया था। अगला प्रश्न, हेनरी अष्टम के द्वारा लूथर के विरुद्ध किए जाने पर लिए जाने पर उसे पोप ने किसकी उपाधि दी थी? बताएं। हेनरी अष्टम के द्वारा लूथर के विरुद्ध लिए जाने पर उसे पोप ने किसकी उपाधि दी थी? धर्म रक्षक की उपाधि दी थी पोप ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हेनरी अष्टम ने कितने विवाह किए थे? बताएं। हेनरी अष्टम ने कितने विवाह किए थे और कौन था ये? बताएं। हेनरी अष्टम के बारे में बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करें, कमेंट करें भाई। हेनरी अष्टम, फॉर्मर किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, हेनरी अष्टम की अगर बात की जाए तो 21 अप्रैल 1509 को एक प्रकार से ये शासक रहा। लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार भी थे। क्लियर। अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद में गद्दी पर बैठा था ये। इसका जन्म हुआ था 1491 ईस्वी में 28 जून को प्लेस ऑफ प्लानस्टिया में। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 28 जनवरी 1547 को। 55 साल लगभग जिंदा रहा था। ठीक है, हेनरी अष्टम। ग्रीन बीच में जन्म होता है इसका, ध्यान रखेंगे। तो हेनरी अष्टम ने कितने विवाह किए थे भैया? हेनरी अष्टम की अगर बात की जाए तो इसने 6 विवाह किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना के साथ ही समाप्त हो गया। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना के साथ क्या समाप्त हो गया था? मध्य युग समाप्त हो गया, बी ऑप्शन। इंग्लैंड के सिंहासन पर अधिकार के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इंग्लैंड में जो सिंहासन पर अधिकार करने के लिए जो युद्ध लड़ा गया उसी को गुलाबों का युद्ध कहते हैं। ठीक है, गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया था? कितने साल चला? प्रश्न पर कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो गुलाबों का युद्ध को वार्स ऑफ द रोज कहते हैं। 1455 ईस्वी से 1485 तक चला, लगभग 30 सालों तक चला था यह युद्ध, ये बात ध्यान रखेंगे। 1455 में शुरू हुआ, 1485 तक चला, 30 साल तक चला। कारण था कि यह इंग्लैंड के सिंहासन पर यार्क और लैंकेस्टर नामक 2 कुलीन घरों के बीच जो संघर्ष था उसी की वजह से हुआ था। इसमें हुआ क्या, 1455 में सेंट एल्बस की पहली लड़ाई के साथ ये शुरू होता है। 1459 और 1461 ईस्वी में 6 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई इसमें। 1464 में 2 और लड़ाइयाँ लड़ी गई, और 1485 में बेसवर्थ की लड़ाई में लैंकेस्टर के हेनरी ड्यूटर ने यार्क के राजा रिचर्ड तृतीय को हरा दिया, और युद्ध यहीं से समाप्त हो जाता है। युद्ध के बाद में ट्यूडर वंश ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इंग्लैंड में एक नया युग शुरू हुआ, ट्यूडर वंश। ठीक है, तो यही ट्यूडर वंश जो है जब शुरू होता है, समाप्त होने के साथ मध्य युग भी समाप्त हो जाता है। तो इंग्लैंड के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को गुलाबों का युद्ध कहते हैं। 30 साल तक ये युद्ध लड़ा गया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कितने साल तक? 30 वर्ष तक लड़ा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 48 नंबर, हेनरी अष्टम कैसा व्यक्ति था? हेनरी अष्टम बिल्कुल और कैसा था भैया? निर्दयी व्यक्ति था हेनरी अष्टम। ठीक है, कैसा था? निर्दयी व्यक्ति था, ए ऑप्शन। स्पेनियों ने तुर्कों के गढ़ ग्रेनेडा पर किस सन में अधिकार किया था? तो स्पेनियों ने तुर्कों के गढ़ ग्रेनेडा पर अधिकार किया था भैया 1492 ईस्वी में, ए ऑप्शन। स्पेन किस धर्म का अनुयायी था?
स्पेन जो था ये कैथोलिक धर्म में विश्वास करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। सन 1520 ईस्वी से लेकर के 1522 ईस्वी के बीच भयंकर विद्रोह हुआ स्पेन में, चीन में या जापान में, किस देश में हुआ था? 1520 से 1522 2 साल के बीच में भयंकर संग्राम हुआ था या संघर्ष हुआ था, विद्रोह हुआ था स्पेन में, ए ऑप्शन। चार्ल्स पंचम के नीदरलैंड्स के कितने प्रदेशों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना की थी? चार्ल्स पंचम ने, बताएं। चार्ल्स पंचम ने नीदरलैंड के कितने प्रदेशों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया था? तो 17 प्रदेशों को मिला करके एक संघ बनाया था। किसने? चार्ल्स पंचम ने। पोप ने स्वयं अपने हाथों से चार्ल्स पंचम को रोमन सम्राट का स्वर्ण मुकुट कब पहनाया था? तो चार्ल्स पंचम की अगर बात की जाए तो इसको रोमन सम्राट का स्वर्ण मुकुट जो पोप ने पहनाया था स्वयं, वो 1530 ईस्वी में पहनाया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज किस सन में करी थी? कोलंबस ने नई दुनिया की खोज किस सन में करी थी भैया? 1492 में करी थी। और 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। नई दुनिया मतलब कि अमेरिका की खोज। अगला प्रश्न, चार्ल्स निम्न में से किसका पुत्र था? बताएं। चार्ल्स पंचम जो था किसका पुत्र था? तो ये फिलिप और जोना का पुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। फिलिप द्वितीय का जन्म किस सन में हुआ था? फिलिप द्वितीय का जन्म हुआ था किस सन में भैया? 1527 में। बताएं, फिलिप द्वितीय का जन्म किस सन में हुआ था? 1527, 12 मई को जन्म हुआ था स्पेन के वालाडेलिड में। ठीक है। अपने पिता चार्ल्स पंचम पवित्र रोमन सम्राट और माता इसाबेला पुर्तगाल के राजा की बेटी के एकमात्र जीवित पुत्र थे ये। फिलिप द्वितीय ने पिता और उस समय यूरोप के सबसे शक्तिशाली राजवंश हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के प्रमुख व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। मृत्यु इसकी 1598 में हो गई थी, 13 सितंबर को। क्लियर? तो फिलिप द्वितीय का जन्म किस सन में हुआ था? 1527। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1527 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 57 नंबर प्रश्न, फिलिप द्वितीय के शासन काल में नीदरलैंड का विद्रोह किस सन में हुआ था? बताएं। फिलिप द्वितीय के शासन काल में नीदरलैंड का विद्रोह जो हुआ था 1566 में हुआ। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ? धर्म सुधार आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1517 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है। बी ऑप्शन। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? कि यह पोप और क्षमा पत्र के खिलाफ विद्रोह था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पोप जो था उसकी मनमानी चल रही थी, वो जिसको मन चाहता पैसा दे करके क्षमा पत्र या क्षमा दे देता था। कोई व्यक्ति पाप करे और पैसा दे करके उसको क्षमा ले लेता था। धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है भैया किसके? मार्टिन लूथर को जाता है। ए ऑप्शन। कैम्ब्रे की संधि कब हुई थी? बताएं। कैम्ब्रे की संधि कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कैम्ब्रे की संधि कब हुई थी? बिल्कुल, कैम्ब्रे की संधि कब हुई थी भैया? कैम्ब्रे की संधि की अगर बात की तो कैम्ब्रे की संधि जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1529 ईस्वी में। ए ऑप्शन। 1506 ईस्वी में फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद नीदरलैंड का शासक उसका पुत्र कितनी उम्र में बना था? तो वो 14 साल की उम्र में बना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। चार्ल्स पंचम ने से उसके पुत्र और उत्तराधिकारी फिलिप द्वितीय को प्राप्त हुआ। चार्ल्स पंचम से उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जो था फिलिप द्वितीय जो था चार्ल्स पंचम का पुत्र, उसको क्या प्राप्त हुआ था? उसको जो है मिलान, ठीक है, स्पेन, नीदरलैंड ये सभी प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन। स्पेन की सेना ने ग्रेनेडा पर विजय कब प्राप्त करी? तो स्पेन की सेना ने ग्रेनेडा पर जो विजय प्राप्त करी थी 1492 में प्राप्त करी। जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक, जर्मनी में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध विचारक जो था वो था लूथर, मार्टिन लूथर। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कब पास किया? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, इससे पहले भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ये पास हुआ 1534 ईस्वी के आसपास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। 1534 सी ऑप्शन। मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था? मार्टिन लूथर जो था ये बेसिकली संबंधित था जर्मनी से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था?
तो ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था 1555 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 69 नंबर प्रश्न आ चुका है भाई। चतुर्मुख संधि के सदस्य राष्ट्र थे। चतुर्मुख संधि के सदस्य राष्ट्र बताएं। चतुर्मुख संधि के सदस्य राष्ट्रों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस, ये 4 देश शामिल थे। स्वर्णिम मध्यम नीति का प्रतिपादक कौन था? स्वर्णिम मध्यम नीति के प्रतिपादक थे लुई फिलिप। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लुई ब्ला कौन था बताएं। लुई ब्ला जो था ये फ्रांस का क्रांतिकारी नेता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया पर क्वेश्चन आ चुका है भाई। 1700 मतलब प्रश्न 1848 ईस्वी की क्रांति का सबसे आश्चर्यजनक परिणाम क्या था? 1848 बताएं। 1848 की जो क्रांति थी उसका सबसे आश्चर्यजनक परिणाम क्या था? लुई फिलिप का पतन हो गया था। डी ऑप्शन। प्रोटेस्टेंट धर्म का पोप किसे कहा जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म का पोप अगर किसी को कहा जाता है तो वह है काल्विन। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म का पोप किसे कहा जाता है? बिल्कुल, किसको कहते हैं? कॉल्विन को कहते हैं। वैसे मार्टिन लूथर को इस जनक का मतलब संस्थापक माना जाता है, क्लियर, लेकिन काल्विन जो है इसके धर्म के पोप कह सकते हैं इनको। मूर्खता की प्रशंसा किसकी पुस्तक है? मूर्खता की प्रशंसा पुस्तक के लेखक बिल्कुल इरेस्मस की पुस्तक है। 1509 में लैटिन भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसी को इन जो है प्राइस ऑफ फॉली कहते हैं। इससे पहले मैंने पुस्तक बता रखी, लैटिन भाषा में लिखी गई है। 1509 में लिखना शुरू किया गया था। 1509 में लिखी गई थी, 1511 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। इरेस्मस की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन से 75 नंबर। नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ था बताएं। तो उस यूरोप में प्रति सुधार आंदोलन हुआ था। एक क्वेश्चन तिबारा पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। चतुर्मुख मित्र संघ की स्थापना कब हुई? चतुर्मुख मित्र संघ की स्थापना कब हुई? 20 नवंबर 1815। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। सॉरी, 25 नवंबर 1815। 25 नवंबर या 20 नवंबर? तो क्या पूछा गया है? मित्र संघ की स्थापना। देखिए वैसे ये संधि हुई थी 20 नवंबर को। चतुर्मुख मित्र संधि जो हुई थी 20 नवंबर 1815 को हुई थी, लेकिन चतुर्मुख मित्र संघ की जो स्थापना हुई उसके 5 दिनों के बाद में 25 नवंबर 1815 को हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर। 1820 ईस्वी में पंचमुख संघ की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 1820 में पंचमुख संघ की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये ट्रोपो में हुई थी। ए ऑप्शन। मैटरनिक का जन्म किस देश में हुआ था? मैटरनिक का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैटरनिक जो है किस देश का प्रधानमंत्री था? तो ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। बताएं मैटरनिक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैटरनिक का जन्म 1773 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के कॉबलेज में हुआ था। ठीक है, और शिक्षा समाप्त करने के बाद में 1795 में शादी कर लिया था। क्लियर, तो ये मैटरनिक था। ओके, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे इसका जन्म आपका जन्म ऑस्ट्रिया, बाकी ऑस्ट्रिया में इसका जीवन बीता, तो ऑस्ट्रिया ही कर दीजिएगा। मैटरनिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंद्रह मई को हुआ था 1773 में। ठीक है, वैसे तो जर्मनी में हुआ था, इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। क्लियर, कोबलेज नाम का एक एरिया वहीं पर हुआ था। ठीक है, कोबलेंज एरिया में आर्क बिशप ऑफ ट्रायर में जर्मनी में ही जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम है क्लेमेंस बेंजल नेपोमुख लोथर मैटरनिक। ठीक है, बिनबर के राजकुमार जो बिलस्टीन भी कहे जाते हैं। और मृत्यु 11 जून को हुई थी 1859 ईस्वी में, वियना में, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री भी बने थे बाद में। तो जर्मनी इसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, और इसका जो प्रधानमंत्री बना ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बना था।
80 नंबर क्वेश्चन से मैटरनिक युग की अवधि क्या है, बताएं। मैटरनिक युग की जो अवधि है वो 1815 से 1848 मानी जाती है, बी ऑप्शन। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का समय क्या है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का समय है 1815 से 1825, बी ऑप्शन। चतुर्मुख संघ की पहली कॉन्फ्रेंस 1818 ईस्वी में कहाँ हुई थी, चतुर्मुख संघ की पहली कॉन्फ्रेंस 1818 ईस्वी में जो हुई थी वो एक्स ला सापेल में हुई थी, एक्स ला सापेल, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तृतीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तृतीय सम्मेलन हुआ था लाइबेक में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त व्यवस्था का अधिवेशन किस स्थान पर नहीं हुआ, इनमें से किस स्थान पर नहीं हुआ था भैया संयुक्त व्यवस्था का अधिवेशन, तो इनमें से देखें बेरोना में हुआ, एक्स ला सापेल में हुआ, ट्रोपो में हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में इसका एक प्रकार से नहीं हुआ था। कहाँ पर नहीं हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं हुआ था। ऑस्ट्रिया का महान प्रतिक्रियावादी नेता, ऑस्ट्रिया का महान प्रतिक्रियावादी नेता जो था वो था मैटरनिक, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, चूंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 86 नंबर प्रश्न है, जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकने लगता है, यह कथन किसका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकने लगता है, ये मैटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था, बी ऑप्शन। 1830 ईस्वी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था भैया क्या, शासकों की रूढ़िवादिता नीति जो थी उसी की वजह से एक प्रकार से क्रांति होना शुरू हो गई थी। 89 नंबर क्वेश्चन से, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका संयुक्त मतलब कि इसका जो कारण था तत्कालिक कारण वो क्या था, वो था चार्ल्स दसम के सेंट क्लाउड अध्यादेश, इसी वजह से हुआ था। 1830 ईस्वी क्रांति का संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा, तो 1830 की जो क्रांति इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव ये पड़ा कि दास प्रथा का अंत जो है हो गया, डी ऑप्शन। 1848 में फ्रांस का शासक कौन था, 1848 में फ्रांस का शासक कौन था भैया, तो वो था कौन, लुई फिलिप, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, डी.के. मेरन नामक पुस्तक के रचयिता, डी.के. मेरन नामक पुस्तक किसने लिखी भैया, डी.के. मेरन, बिल्कुल बोकासियो की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंडुलम के नियम की खोज किसने करी, गैलीलियो ने करी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पेटार्क बोकासियो का क्या था, तो ये शिष्य था बोकासियो का, पेटार्क, सी ऑप्शन 94 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पुनः जागना, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोनालिसा चित्र किस कलाकार का है, मोनालिसा चित्र जो है किस कलाकार ने एक प्रकार से किया है। देखिए मोनालिसा पुस्तक की अगर बात की जाए, मोनालिसा पुस्तक, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने। मोनालिसा जो चित्र है इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था भैया किसने, मोनालिसा चित्रकारी जो की थी मोनालिसा की एक बढ़िया खूबसूरत महिला थी, उन्हीं की पेंटिंग बनाई थी, 1503 में शुरू किया था और 1519 में उनकी मृत्यु के बाद में या उनके स्टूडियो में प्राप्त हुई थी पुस्तक, मतलब ये बड़ी फेमस पुस्तक है। उन्होंने संभवतः कई वर्षों तक रुक रुक करके इसको एक प्रकार से बनाया था, बड़ी फेमस जो है ये चित्रकारी करी थी। यह पेंटिंग महिला का आधा लंबाई वाला चित्र है जिसमें कभी कभी ला जियोकोंडा या फिर ला जोकोंडे के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और बड़ी फेमस जो है ये चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने बनाया था मोनालिसा चित्र। तो लियोनार्डो दा विंची यहाँ पर है नहीं, लियोनार्डो दा विंची, तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर कर लें, ये ऑप्शन कोई नहीं, गलत होगी सारे। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानवता का पिता किसको, पेटार्क को। मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, मानववादियों का राजकुमार, बहुत ही फेमस प्रश्न है। इरेस्मस को क्या कहा जाता है, मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब करी थी, 1492 में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नवजागरण आंदोलन जिसको रेनेसा कहते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रमुख लक्षण जो है वो दिखाई पड़ा क्या,
तो रेनेसा का जो प्रथम लक्षण दिखाई पड़ता है वो मानवतावाद के रूप में सामने आता है, डी ऑप्शन। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत किस पुस्तक ने दिए? राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जो है ये द प्रिंस पुस्तक में आती है, मैकियावेली की पुस्तक में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये पुस्तक जो है डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, ध्यान रखेंगे, बड़ी फेमस पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, वह लेखक जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा है, क्या नाम है उसका? वह लेखक जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा है उसका नाम है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, यूरोप के कालिदास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 103 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? मूर्खता की प्रशंसा, इरेस्मस की पुस्तक है। द प्रेज ऑफ फॉली को ही एक प्रकार से एक बताए, द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? इरेस्मस की पुस्तक है, इरेस्मस, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है? दांते की है, बी ऑप्शन। निम्न में से पुनर्जागरण का जन्म स्थान बताएं। पुनर्जागरण का जन्म स्थान किस देश में हुआ? बिल्कुल राइट आंसर, इटली, ए ऑप्शन। 106 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, रोमन कैथोलिक चर्च कैसी संस्था थी? रोमन कैथोलिक चर्च जो थी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देखा और इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त हुए। इकाई 2 से बनने वाले लगभग 70 एमसीक्यूज के बारे में जल्द ही चर्चा करने वाले हैं हम, तो उसको लेकर के आप जो है तैयार रहिएगा। जल्द ही आपके समक्ष वो वीडियो आएगा जिसमें हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप सेकंड यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे और लगभग 70 क्वेश्चंस के बारे में, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।